प्यारे बच्चों, मैं सविता प्रजापति अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान की इकाई 1 जिसका अध्याय 4 जो कि प्राणी जगत है, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस प्राणी जगत अध्याय में हम जंतुओं या प्राणियों के विभिन्न लक्षणों, उनके वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण, विभिन्न संघों और वर्गों और उनके वर्गों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जंतुओं के बारे में जानेंगे। इस अध्याय का अध्ययन करने से जंतुओं में या प्राणियों में पाई जाने वाली जैव विविधता, जंतुओं के बीच परस्पर संबंधों का और उनमें होने वाले जैव विकास का हमको पता चलेगा और इसको हम अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो ये अध्याय है प्राणी जगत, इसको हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया है, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों, इसके प्रथम भाग में आज हम जिन चर्चा के बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे उसके अंतर्गत पहला है जंतुओं के प्रमुख लक्षण, दूसरा है जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, तीसरा है जंतुओं का वर्गीकरण और चौथा है नॉन कॉर्डेटा संघ पॉलीफेरा के प्रमुख लक्षण और उसका उदाहरण। तो चलिए बच्चों, कक्षा प्रारंभ करते हैं जीव जगत से। जीव जगत के बारे में बच्चों आपने इसी कक्षा 11 में प्रथम और द्वितीय अध्याय में पढ़ा है। ये जो जीव जगत है, इस जीव जगत को आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत में विभाजित किया है, जिसमें पहला जगत है मोनेरा जगत, जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत, जिसके अंतर्गत यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। तीसरा जगत है कवक जगत, जिसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। चौथा जगत है पादप जगत, इसके अंतर्गत भी बहुकोशिकीय जीव आते हैं। और 5वां जगत है जंतु जगत, इसके अंतर्गत भी बहुकोशिकीय जीव आते हैं। बच्चों, प्रथम 4 जगत मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और पादप जगत का अध्ययन आप पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आज इस अध्याय में हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे या प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्राणी जगत के अंतर्गत या जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के प्रमुख लक्षणों से। जो जंतु होते हैं बच्चों, ये सभी यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें जो कोशिका होती है उनकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है कि इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनकी कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। तीसरी विशेषता इनकी ये है कि ये परपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और दूसरे जीवों का भक्षण करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चौथी विशेषता है कि इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनमें गमन पाया जाता है। गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 5वीं विशेषता इसकी यह है कि कुछ जंतु, जैसे कि स्पंज को यदि हम छोड़ दें तो शेष जितने भी जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सभी जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं और संवेदी अंग पाए जाते हैं। अगला प्रमुख लक्षण है कि जितने भी जंतु हैं वे सभी लैंगिक विधि से जनन करते हैं, यानी कि स्पर्म या शुक्राणु तथा अंडाणु के द्वारा जनन करते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो लैंगिक जनन के साथ साथ अलैंगिक जनन के द्वारा भी जनन करते हैं, जो कि बिना स्पर्म और बिना ओवम के द्वारा होता है। तो ये बात हुई जंतुओं के प्रमुख लक्षण की। अब बात करते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण से तो बच्चों आप परिचित हैं। वर्गीकरण मतलब वर्गों में बांटना, और जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि जंतु जगत को वर्गों में बांटना। इस जो जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर किया गया है। और ये विशेष लक्षण बच्चों ये निम्न है, जिनमें से पहला है शरीर संगठन के स्तर, दूसरा है द्विस्तरीय तथा त्रिस्तरीय शरीर संगठन, तीसरा है शरीर की सममिति, चौथा है देह गुहा, 5वां है खंडी भवन और 6वां है पृष्ठरज्जु। बच्चों, हम इनको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शरीर संगठन के स्तर। बच्चों, जंतुओं में 4 प्रकार के शरीर संगठन का स्तर पाया जाता है, जिसमें पहला है कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन, दूसरा है ऊतक स्तर का शरीर संगठन, तीसरा है अंग स्तर का शरीर संगठन और चौथा है अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन। तो सबसे पहले कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। इस तरह के शरीर संगठन में जंतु का शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से तो बना है, लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं
उनमें स्पष्ट श्रम विभाजन नहीं होता, यानी कि ये कोशिका एक किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेषीकृत नहीं होती है और इनके शरीर में कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों के रूप में पाई जाती हैं। इस तरह के शरीर संगठन स्पंज में पाया जाता है। ऊतक स्तर का शरीर संगठन, जो कि दूसरे प्रकार का शरीर संगठन है, इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि इनकी कोशिकाएं किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेषीकृत होती हैं और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती हैं, जैसे कि इस तरह का शरीर संगठन निडेरिया और टीनोफोरा में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा स्तर है अंग स्तर का शरीर संगठन। इस तरह का जो शरीर संगठन है इसमें समान कार्य करने वाले ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं और जीव का शरीर कई अंगों से मिलकर के बना होता है और इस तरह का शरीर संगठन जो है बच्चों ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है। चौथा है अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन। ऐसा शरीर संगठन जो कई अंगों के आपस में मिलने से अंग तंत्र के द्वारा बना होता है, यानी कि इसमें कई अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और कई अंग तंत्र से जीव शरीर का निर्माण होता है और इस तरह का शरीर संगठन निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो ये बात हुई बच्चों शरीर संगठन के स्तर की। बच्चों जो शरीर में अंग तंत्र पाया जाता है यह कुछ जटिलता प्रदर्शित करता है, इसको देख लेते हैं, जिसमें कि पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र में जटिलताएं देखने को मिली हैं जंतुओं में। जो पाचन तंत्र है, जंतुओं में दो तरह का पाचन तंत्र पाया जाता है, अपूर्ण पाचन तंत्र और पूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? इस तरह के पाचन तंत्र में जंतु में भोजन को ग्रहण करने और अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए जंतु शरीर में केवल एक ही छिद्र होता है, उसी के द्वारा वो भोजन भी ग्रहण करता है, उसी के द्वारा अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह का शरीर संगठन जो है ये निडेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है। बच्चों जिन जंतुओं में यह अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है उनका शरीर का आयोजन अंधकोश आयोजन या ब्लाइंड सैक आयोजन कहलाता है। जैसे कि हम ये हाइड्रा का चित्र देख रहे हैं जिसमें केवल एक ही छिद्र है जो माउथ और एनस दोनों की तरह कार्य करता है और अंदर की ओर एक ब्लाइंड या अंध नली में खुलता है। दूसरा पाचन तंत्र है पूर्ण पाचन तंत्र। ऐसा पाचन तंत्र जिसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए जीव शरीर में दो छिद्र होते हैं। पहला छिद्र माउथ कहलाता है, मुख कहलाता है, जिससे भोजन को ग्रहण किया जाता है, और दूसरा छिद्र एनस या गुदा कहलाता है, जिससे कि अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और इस तरह का पूर्ण पाचन तंत्र केचुआ, मछली, मनुष्य आदि में पाया जाता है। बच्चों इन जंतुओं के शरीर का जो आयोजन होता है वो एक नली के अंदर दूसरी नली के प्रकार का होता है। जैसे कि मछली में देह भित्ति एक नली को ढकी रहती है जिसके अंदर आहार नाल दूसरी नली के रूप में पाई जाती है जो माउथ और एनस के द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलती है। तो ये बात हुई पाचन तंत्र की। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र जान लेते हैं। परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जो कि हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों से मिलकर के बना होता है और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन के साथ साथ हार्मोन्स का परिवहन करता है। जो जीवों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बच्चों ये दो तरह का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र है यह एक ऐसा परिसंचरण तंत्र है जिसमें रुधिर हृदय से निकलने के बाद रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता है बल्कि बड़े बड़े शिरा पात्रों या कोटरों में भरा होता है और उसी में इनके अंतरांग डूबे होते हैं। जैसे कि इस तरह का परिसंचरण तंत्र मक्खी, कॉकरोच और घोंघे में पाया जाता है। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय से रुधिर निकल के रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है और जो इसके अंतरांग होते हैं वो रुधिर वाहिनियों की भित्ति के द्वारा रुधिर से पृथक रहते हैं। इस तरह का जो परिसंचरण तंत्र है ये केचुआ, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों वर्गीकरण के दूसरे आधार की। दूसरा आधार है द्विस्तरीय तथा त्रिस्तरीय शरीर संगठन। सबसे पहले बात करते हैं द्विस्तरीय। ऐसा शरीर संगठन जिसमें जंतु का शरीर भ्रूण के दो जर्म परत से बना होता है, एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा और एंडोडर्म अंतः त्वचा से। तो इस तरह का जो शरीर संगठन होता है वो द्विस्तरीय शरीर संगठन कहलाता है और ऐसे जंतु जिसमें द्विस्तरीय शरीर संगठन पाया जाता है वो द्विस्तरीय जंतु कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रा और प्लूरोब्रैकिया में। इसी तरह से त्रिस्तरीय शरीर संगठन, ऐसा शरीर संगठन जिसमें जंतु शरीर का निर्माण
भ्रूण के 3 जनन स्तर एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा, एंडोडर्म यानी कि अंतः त्वचा और मेसोडर्म यानी कि मध्य त्वचा के द्वारा होता है। और जिन जंतुओं में पाया जाता है उन जंतुओं को त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं, जैसे कि फीताकृमि, एस्केरिस, केचुआ, पक्षी चूहा आदि में। बच्चों आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र पहला वाला ये 2 स्तरीय शरीर संगठन को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा वाला चित्र ये त्रिस्तरीय शरीर संगठन को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र में एक ये बाह्य त्वचा और दूसरी ये अंतः त्वचा है। बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के मध्य में जिलेटिन से बना हुआ मेसोग्लिया है, इसमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। जबकि जो त्रिस्तरीय शरीर संगठन इसमें बाहर की ओर बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म है, अंदर की ओर एंडोडर्म है अंतः त्वचा, और एंडोडर्म और बाह्य त्वचा एक्टोडर्म के मध्य में मेसोडर्म या मध्य स्तर है। अब बात करते हैं बच्चों शरीर की सममिति की। जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में समानता का पाया जाना ही सममिति कहलाती है। जैसे कि बच्चों हम इस चित्र से समझ सकते हैं, ये केकड़े का चित्र है, केकड़ा है, इसके शरीर का ये भाग, शरीर के इस भाग से समानता प्रदर्शित कर रहा है। तो यही घटना शरीर की सममिति कहलाती है। शरीर की सममिति 3 तरह की होती है। जंतु शरीर की सममिति 3 तरह की होती है। पहली है असममिति, दूसरी है अरीय सममिति, तीसरी है द्विपार्श्व सममिति। इसमें से जो पहली सममिति है असममिति, इस तरह की सममिति में जंतु शरीर के विभिन्न भागों में समानता नहीं पाई जाती है और इस तरह के जंतुओं के शरीर को हम किसी भी तल से यदि काटें तो ये 2 समान भागों में नहीं बंटते हैं। अरीय सममिति दूसरी सममिति शरीर की, ऐसी सममिति जिसमें जंतु के शरीर को हम 1 से अधिक तल से 2 समान भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि ये जो चित्र हम देख रहे हैं बच्चों, ये एक जंतु का चित्र है जिसको हम इस तल से और इस तल से यानी कि 3 तलों से 2 समान भागों में यहाँ पे बांटते हुए दिखा रहे हैं। इस तरह का जो अरीय सममिति का शरीर जो है ये हाइड्रा और स्टारफिश में पाया जाता है। तीसरा है द्विपार्श्व सममिति, ऐसे शरीर की समिति जिसमें जंतु का शरीर केवल 1 तल से 2 समान भागों में बांटा जा सके, तो इस तरह की समिति को द्विपार्श्व समिति कहते हैं। और इस तरह की समिति केकड़ा, मनुष्य, पक्षियों आदि में पाई जाती है। अब बच्चों बात करते हैं अगले आधार की, देह गुहा, सीलोम और बॉडी कैविटी। देह गुहा क्या है? जंतुओं में देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य में जो गुहा पाई जाती है उसको हम देह गुहा कहते हैं, जिसको हम सीलोम के नाम से भी जानते हैं। इस गुहा में एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसको सीलोमिक फ्लूइड या सीलोमिक द्रव्य कहते हैं। जैसे कि हम इस चित्र को देख सकते हैं बच्चों, ये केचुए का चित्र है। जब हम इसके शरीर के अनुप्रस्थ काट काटें और सीलोम को या देह गुहा को प्रदर्शित करते हुए इसका आरेखीय चित्र बनाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म से निर्मित इसकी त्वचा है, देह भित्ति है। सबसे अंदर आहार नाल है जो कि एंडोडर्म से बनी है। एंडोडर्म के ठीक ऊपर मेसोडर्म की परत है और देह भित्ति के ठीक नीचे मेसोडर्म की परत है। ये दोनों मेसोडर्म की परतों के बीच में ये खाली गुहा है। इसी गुहा को देह गुहा कहते हैं या सीलोम कहते हैं। यानी कि केचुए में जो सीलोम है वो चारों ओर से किससे घिरी है? मेसोडर्म या मध्य त्वचा के द्वारा घिरी होती है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी कार्य की। देह गुहा के क्या कार्य हैं? तो जो देह गुहा या सीलोम है इसमें अंतरांग या विसरल अंग पाए जाते हैं जंतुओं के। इसके साथ ही इसमें जो सीलोमिक द्रव्य होता है वो अंतरांगों की बाहरी आघातों से रक्षा करता है और अंतरांगों को सूखने से भी बचाता है। तीसरा इसका मुख्य लक्षण है ये शरीर को लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये बात हुई सीलोम की। तो बच्चों जो सीलोम है, इस सीलोम की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। अगुही या एसीलोमेट, कूटगुही या सीडोसीलोमेट और प्रगुही या यूसीलोमेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं अगुही या एसीलोमेट, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें सीलोम या देह गुहा नहीं पाई जाती है।
आगुही या एसिलोमेट कहलाते हैं, जैसे कि प्लैटीहेलमिंथेस संघ के जंतु। दूसरी है कूटगुही या सीडोसिलोमेट, ऐसे जंतु जिनमें सत्य देह गुहा नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें जो देह गुहा होती है वो चारों ओर से मेसोडर्म से घिरी नहीं होती है। तो इस तरह की देह गुहा को सीडोसील कहते हैं, मिथ्या देह गुहा कहते हैं। और इस तरह के जो जंतु जिसमें मिथ्या देह गुहा या कूट गुहा पाई जाती है उनको कूटगुही या सीडोसिलोमेट कहा जाता है। तीसरे प्रकार के जंतु है प्रगुही या यूसिलोमेट, ऐसे जंतु जिनमें सत्य देह गुहा पाई जाती है जो कि चारों ओर से मेसोडर्म से घिरी होती है, उनको हम यूसिलोमेट कहते हैं, और ऐसी देह गुहा को यूसील या प्रगुहा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों खंडी भवन की, यानी कि सेगमेंटेशन। बच्चों कुछ जंतुओं का शरीर जो है वो अनेक खंडों में विभाजित होता है, और जो इनमें खंड होते हैं वो अंदर की ओर भी होते हैं और बाहर की ओर भी होते हैं, और ये अंदर और बाहर की ओर से एक दूसरे से पृथक या अलग अलग होते हैं। जंतु शरीर में इस प्रकार के खंडों के पाए जाने को ही खंडी भवन या बटे होने को ही खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए खंडी भवन की क्रिया जो है यह एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये एनिलिडा का केचुआ है और ये आर्थ्रोपोडा का प्रॉन या झींगा मछली है। इसके शरीर खंडों से बना हुआ है, दोनों का ही हम देख सकते हैं। खंडी भवन के क्या लाभ हैं? तो बच्चों जो एनिलिडा संघ के जंतुओं में खंडी भवन पाया जाता है, यह खंडी भवन एनिलिडा संघ के जंतुओं को प्रचलन में सहायता करता है। आर्थ्रोपोडा संघ में जो खंडी भवन होता है उनमें पाए जाने वाले खंडों से संयुक्त उपांग निकले होते हैं, जो कि कार्य के अनुरूप रूपांतरित होते हैं और विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। अब बच्चों अगला आधार छठवां पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है यह भ्रूण के मेसोडर्म से उत्पन्न एक लंबी छड़नुमा और लचीली संरचना होती है, जो कि जंतु के शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है। जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत जो है इसको हम एनिमेलिया भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। इन बहुकोशिकीय जंतुओं को या एनिमलिया के अंतर्गत आने वाले जीवों को उनके शरीर संगठन के स्तर के आधार पर दो समूह में विभाजित किया गया है। पहला समूह है कोशिकीय स्तर के शरीर संगठन वाले जंतुओं का समूह, और दूसरा है ऊतक अंग या अंग तंत्र स्तर के शरीर संगठन वाले जंतुओं का समूह। जो कोशिकीय स्तर के शरीर संगठन वाले जंतुओं का समूह है, इस समूह के अंतर्गत केवल एक संघ पॉरीफेरा आता है, और जो ऊतक अंग तंत्र स्तर के जंतुओं का जो समूह है, इसको इनमें पाई जाने वाली शरीर की समिति के आधार पर दो समूह में बांटा गया है। अरीय समिति के जंतुओं का समूह और दूसरा द्विपार्श्व समिति के जंतुओं का समूह। अरीय समिति के जंतुओं का समूह जो है इसके अंतर्गत दो संघ आते हैं, यानी कि इस समूह को दो संघों में विभाजित किया गया है, सिलेंट्रेटा और दूसरा टेनोफोरा। जबकि जो द्विपार्श्व समिति के जंतुओं का समूह है उसमें पाई जाने वाली प्रगुहा के आधार पर, सिलोम के आधार पर इनको तीन समूह में बांटा गया है। आगुहिक यानी कि एसिलोमेट, दूसरा कूटगुहिक यानी सीडोसिलोमेट, और तीसरा सत्य गुहा युक्त गुही यानी कि यूसिलोमेट। तो जो पहला समूह है आगुहिक, इसके अंतर्गत एक फाइलम रखा गया है जिसको कहते हैं प्लैटीहेलमिंथेस। कूटगुही में एक फाइलम आता है एस्केहेलमिंथेस, और सत्य गुहा युक्त गुही या यूसिलोमेट में 6 फाइलम आते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है एनिलिडा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, तीसरा है मोलस्का, चौथा है एकाइनोडर्मेटा, पांचवा हेमिकॉर्डेटा और छठवां है कॉर्डेटा। तो इस प्रकार से बच्चों जंतु जगत का वर्गीकरण उनमें पाए जाने वाले शरीर संगठन समिति प्रगुहा के आधार पर किया गया है। बच्चों जो जंतु जगत है इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके आधार पर इसको दो समूह में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेटा या अरज्जुकी, और दूसरा है कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी। नॉन कॉर्डेटा जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होती है, और कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी ऐसे जंतुओं का समूह जिनमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है। नॉन कॉर्डेटा इस समूह के अंतर्गत 10 संघ आते हैं, जिसमें से पहला है पॉरीफेरा,
दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरा, चौथा है प्लैटीहेल्मिंथेस, पांचवा एस्केहेल्मिंथेस, छठवां एनेलिडा, सातवां है आर्थ्रोपोडा, आठवां है मोलस्का और नवां है एकाइनोडर्मेटा और 10वां है हेमीकॉर्डेटा। जबकि कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत केवल एक संघ कॉर्डेटा आता है। बच्चों, अब हम एक एक करके सभी संघों के बारे में हम जानेंगे, इनके विशेष लक्षणों के बारे में जानेंगे और इनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं से भी हम परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन कॉर्डेटा समूह का पहला संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा, संघ पॉरीफेरा जैसे कि पॉरीफेरा जो नाम है यह ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है और दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरोस, दूसरा फेरी। पोरोस का मतलब पोर यानी छिद्र, फेरी का मतलब टू बियर यानी कि धारण करना, यानी कि पॉरीफेरा जंतुओं का ऐसा संघ है जिसके अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं उनका शरीर छिद्र युक्त होता है। यानी कि संघ पॉरीफेरा जो है निम्न कोटि के जंतुओं का ऐसा संघ है जिसके अंतर्गत आने वाले जंतु बहुकोशिकीय, शरीर संगठन इनका कोशिकीय स्तर का, द्विस्तरीय होते हैं और इनका शरीर कैसा होता है, छिद्रयुक्त होता है। इस संघ के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम स्पंज के नाम से जानते हैं। जैसे कि बच्चों ये हम चित्र देख रहे हैं ल्यूकोसोलिनिया का है। इस चित्र में जो ल्यूकोसोलिनिया की बॉडी है ये छिद्रयुक्त, पूरी की पूरी छिद्रयुक्त है। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख लक्षणों को देख लेते हैं, संघ पॉरीफेरा के प्रमुख लक्षण। तो इसका प्रमुख लक्षण पहला है ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनका जो शरीर संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है, यानी कि इनके शरीर में कोशिकाएं समूहों के रूप में बिखरी हुई पाई जाती हैं। दूसरा इसका लक्षण है इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी जलीय होते हैं और सब में से अधिकांशतः समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि स्पंजिला। तीसरा इसका मुख्य लक्षण है ये पौधे के समान स्थिर जीव है, यानी कि किसी चट्टान, पत्थर आदि से ये चिपके हुए होते हैं और ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, समूहों में पाए जाते हैं। चौथी विशेषता इसकी ये है, या चौथा प्रमुख लक्षण इसका ये है कि ये द्विस्तरीय होते हैं, यानी कि इन जंतुओं का शरीर एक्टोडर्म और एंडोडर्म नामक दो जनन स्तरों से बना होता है और इसके दोनों जनन स्तरों के मध्य में एक जिलेटिन से बनी हुई मीजनकाइमा पाई जाती है। बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यह ल्यूकोसोलिनिया जो है इसके एक इंडिविजुअल एक ल्यूकोसोलिनिया के शरीर की एक खड़ी काट है, यह इसकी देह भित्ति है। इसकी जो देह भित्ति है इसमें बाहर की ओर ये एक्टोडर्म है जिसको हम पिन्नाइकोडर्म भी कहते हैं क्योंकि ये पिन्नाइकोसाइट नामक कोशिका से बनी होती है। अंदर की ओर एंडोडर्म है, अंतः त्वचा है, जो कि कोइनोडर्म कहलाती है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की, यहाँ पर एंडोडर्म में विशेष प्रकार की कोइनोसाइट नामक कोशिका पाई जाती है। ये कोइनोसाइट कोशिका कशाब युक्त कोशिका होती है और इस कोशिका की उपस्थिति पॉरीफेरा संघ की प्रमुख विशेषता है। यह कोशिका केवल पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में ही पाई जाती है और अन्य कहीं नहीं पाई जाती है बच्चों। और इसके बाद बच्चों अगली विशेषता, इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं और शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है। ऑस्टिया शरीर के अंदर एक बड़ी गुहा में खुलता है जिसको स्पंज गुहा कहते हैं। और अगली विशेषता, इनकी देह भित्ति में नाल प्रणाली होती है। तो आइए इसको इस चित्र से समझते हैं। ल्यूकोसोलिनिया की खड़ी काट का चित्र है शरीर की। इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसकी देह भित्ति है ये छिद्र युक्त है, इसमें असंख्य छिद्र दिख रहे हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया अंदर की ओर एक बड़े गुहा में खुल रही है जिसको स्पंज गुहा कह रहे हैं। स्पंज गुहा शरीर के अग्रभाग में एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुल रही है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। बच्चों, जो ऑस्टिया है इस छिद्र के द्वारा समुद्र या जलाशयों का जल भोजन, ऑक्सीजन और स्पर्म के साथ स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और स्पंज गुहा की जो भीतरी दीवार है वह कोइनोडर्म से आच्छादित है, कोइनोडर्म से ढकी हुई है जिसमें कशाब युक्त कोशिकाएं हैं। इनकी कशाब लगातार ऊपर की ओर गति करती हैं जिससे कि स्पंज गुहा में आया हुआ जल ऑस्कुलम की ओर जाता है और बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से लगातार बाहर से जल भोजन, ऑक्सीजन और स्पर्म के साथ इसके शरीर में प्रवेश करता है, स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इनकी देह भित्ति में नाल प्रणाली होती है। अब बच्चों इनकी अगली विशेषता,
ये जंतुओं का एकमात्र ऐसा संघ है बच्चों जिनमें संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी कंटिकाएं पाई जाती हैं अथवा इनमें स्पॉन्जिन तंतुओं का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। अगली विशेषता, प्रमुख लक्षण, यह उभयलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही जीव स्पर्म, शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण करता है। अगला प्रमुख लक्षण है, इनमें अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन होता है। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है बच्चों, ये विखंडन के द्वारा होता है, और जबकि जो लैंगिक जनन होता है वो हम जानते हैं कि स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु यानी कि ओवम के फ्यूजन से होता है। इनमें जो लैंगिक जनन है उसमें निषेचन यानी कि स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना शरीर के अंदर होता है, आंतरिक प्रकार का होता है, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है उससे भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप वयस्क जंतु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप पहले लार्वा अवस्था बनती है और फिर लार्वा अवस्था में कायांतरण की क्रिया के द्वारा वयस्क जंतु का निर्माण होता है, और ये पूरी क्रिया अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाती है। अगला या इसकी लास्ट प्रमुख विशेषता है, इसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन ऐसी क्षमता है जिसमें जीव शरीर अपने क्षतिग्रस्त अंगों का पुनः निर्माण कर लेते हैं, तो वो क्षमता पुनरुद्भवन कहलाती है, और स्पंज में या इस संघ के जंतुओं में ये क्षमता बहुत अधिक होती है। इस संघ के जंतुओं का उदाहरण बच्चों साइकन, स्पंजिला, यूस्पॉन्जिया, यूप्लैक्टेला और लिकोसोलिनिया है। इसमें जो स्पॉन्जिला है यह फ्रेश वाटर स्पंज कहलाता है, जबकि यूस्पॉन्जिया जो है ये बाथ स्पंज कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है अरीय समिति एवं द्विपार्श्व समिति क्या है, उदाहरण द्वारा बताइए। दूसरा प्रश्न है सीलोम क्या है, इसके कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न है संघ पॉलीफेरा के कोई 5 प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित बताइए। और चौथा है नीचे दिया गया चित्र किस कोशिका का है और यह किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो बच्चों अब हम आपके साथ फिर इसी अध्याय के दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।